ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो लास्ट कहाँ तक हो गया था अपना? So effect of pressure. तो डी चटलियर प्रिंसिपल कर रहे थे हम। Yes, sir. ओके, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे इसके। ठीक है भाई, आगे स्टार्ट करते हैं फिर। जस्ट एक सेकंड देना मेरे को। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली हम ली चटलियर प्रिंसिपल कर रहे थे कि अलग अलग चीजें चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे अलग अलग तरीके से, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो सब हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लिया था। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने आई थिंक एक ही केस किया था जिसमें डेल्टा एनजी नेगेटिव लिया था। अगर मान लो Yes. उसी में मैं केस टू बोल लूं जिसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, और एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो, मान लो N2O4 गैस कन्वर्ट हो रहा है टू NO2 गैस में। ठीक है, तो इस केस में डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो 1 है, दैट इज पॉजिटिव है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो Increase. रहे हैं। एक सेकेंड, मोल्स ऑफ गैसेस क्या हो रहे हैं भाई? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं टोटल प्रेशर बढ़ाऊंगा, इफ टोटल प्रेशर इंक्रीजेस, फिर से वही, टोटल प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी। Yes, sir. रिएक्शन उस प्रेशर Backward को कैसे जाएगी. कम कर सकती है? अगर रिएक्शन Backward. बैकवर्ड Sir, तो voice चली रिएक्शन गई sir आपकी. विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। विन सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। So voice जा रही है. यार ये क्या हो रहा है आज? हेलो, अभी आ रही है बस? Yes, sir. यस सर। अभी सही आ रही है बस? Yes, sir. ओके, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। Backward. दूसरी चीज, इफ टोटल प्रेशर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजेस, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। Forward. ठीक है ना भाई, समझ आ गई ना बात? क्योंकि टोटल Yes, प्रेशर, sir. सॉरी, टोटल टोटल प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या करेगी? उस प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। और रिएक्शन उस प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर सकती है? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा के। तो अगर फॉरवर्ड मूव करेगी तो नंबर ऑफ मोल्स। Yes, sir. अच्छा, इसमें केस 3 भी तो हो सकता है। अगर मान लो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो, Yes, अगर sir. डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो, तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी, मान लो इस तरह का कोई केस है, तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Yes, ठीक sir. है, समझ गए? क्लियर है यहाँ तक Yes, sir. सबको? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। Yes, लिख sir. रहे हैं. ठीक है, हो गया सर. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक सेकंड आज, ठीक है कोई बात नहीं, चलो।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये थर्ड वाला पॉइंट था आई थिंक हमारा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो हो गया। ओ सॉरी, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो आई थिंक इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ गए हैं, तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक Yes, दूसरे sir. के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे हम पिस्टन वाली एग्जांपल ले रहे थे, तो अगर मैं पिस्टन को नीचे मूव करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, और अगर Yes, पिस्टन sir. को ऊपर लेके जाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा। तो बात एक ही है, अगर हमें प्रेशर का इफेक्ट पता है तो वॉल्यूम का भी पता है। देखो, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा। तो जो प्रेशर के कम होने से हो रहा था वो वॉल्यूम के बढ़ने से होगा, और जो प्रेशर के बढ़ने से हो रहा था वो वॉल्यूम के कम होने से होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं ना, और प्रेशर डिक्रीजेस, Yes, और sir. प्रेशर डिक्रीज, Yes, बात तो sir. सेम ही है। ठीक है। Yes, sir. सो सो रिएक्शन विल ट्राई टू, सो रिएक्शन विल ट्राई टू क्या करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी प्रेशर को। Yes, sir. क्योंकि अल्टीमेटली जब तुमने तुमने वॉल्यूम को बढ़ाया, क्योंकि वॉल्यूम को कम करना या ज्यादा करना रिएक्शन के हाथ में नहीं है। रिएक्शन वॉल्यूम को कैसे कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उसका, क्योंकि रिएक्शन वॉल्यूम तो वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है, उसके उस पे तो कोई रिएक्शन का कोई है नहीं। रिएक्शन का मोल्स के ऊपर जोर चल सकता है, तो वो मोल्स को हिला सकता है इधर उधर। तो रिएक्शन बेसिकली क्या करेगी, प्रेशर जो डिक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, विल Yes, ट्राई टू sir. इंक्रीज प्रेशर। सो इट शुड so it should increase moles of gas, it should Yes, sir. increase moles of gas. So proceed in the reaction, so proceed in the direction where moles of gas increased, where moles of gas। ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होने पर रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। Please. और इसी का वाइसा वर्सा केस ले लो तुम, कि अगर वो हो रहा है तो वो हो रहा है, मतलब सिंपल से। आई थिंक इसको ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दूसरा केस ले लूंगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होनी चाहिए, Backward. जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। मतलब बैकवर्ड वो तो डिपेंड करेगा डेल्टा एनजी के ऊपर, Yes, मतलब sir. वहां पे शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, Um, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। Yes, sir. ठीक है। ओके चलो, इसमें ज्यादा कुछ बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक केस ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं जो थर्ड केस था अपना, याद है, जिसमें डेल्टा एन जी जीरो था। अच्छा, अगर डेल्टा एन जी जीरो है, मान लो एक रिएक्शन है मेरे पास, इसमें डेल्टा एन जी जीरो, तो डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो ऑब्वियसली हमारा प्रेशर, ओ क्या बोलते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं, मतलब हम वॉल्यूम चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यस सर। Oh, sir. है ना। हाँ, ओके। बट अब यहाँ पे देखो, अगर मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूँ, तो किसी चीज पे तो फर्क पड़ेगा ना, जो हमारा पी टोटल है वो चेंज होगा। Yes, sir. पी टोटल है चेंज होगा, तो अगर पी टोटल चेंज होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, तो इसको Yes, sir. लिख सकते हैं। देखो मैं इसको फिर से लिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा फिर से अच्छे से। देखो इस तरह से बोल सकते हैं, Na प्लस एनबी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, इन दोनों का टोटल तो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली एन टोटल भी कांस्टेंट रहना चाहिए।
मतलब वही Yes, बात sir. होगी एन टोटल। अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ तो मतलब मैं पी टोटल को चेंज कर रहा हूँ। मैं पी टोटल को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं पी टोटल को चेंज कर रहा हूँ अगर मैं पी टोटल को चेंज कर रहा हूँ तो पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता था? पी आई इक्वल्स टू एक्स आई इंटू पी टोटल Yes, sir. इंटू पी टोटल। तो अगर पी टोटल चेंज, अब देखो एक्स आई की वैल्यू जो है, ये एक्स आई की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट होगी ना, Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। Yes, एक्स की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन एन टोटल, जिसकी जिसकी भी बात कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है। yes, ये sir. तो कांस्टेंट है। बट पी टोटल चेंज हो रहा है, तो पी टोटल चेंज होने से क्या होगा? पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ये चेंज हो जाएगा। बस ये चीज बतानी थी कि एक बार इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉल्यूम चेंज होने से कुछ भी नहीं, मतलब डेल्टा एन जी जीरो है, वॉल्यूम चेंज होने से कुछ चेंज नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? पार्शियल प्रेशर चेंज। ठीक है। तो Yes, sir. एक बार ये वाला ऊपर वाला लिख लिया, थोड़ा ये वाली चीज लिख ली है। Yes, sir. जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब देखो ये पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है, मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से इसके को लिख सकता हूँ आर इस तरह से। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम होता है ना। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम बढ़े पार्शियल प्रेशर कम होता है, या फिर वॉल्यूम कम हो तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सॉरी, जस्ट एक सेकेंड। वॉल्यूम कम होगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। Yes, sir. एक चीज और, एक चीज और इसमें, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो किसके इक्वल होती है? एन अपॉन वी के। Yes, sir. तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना, एंड अगर वॉल्यूम कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन पे भी फर्क पड़ेगा इनके। ठीक है, Yes, sir. वॉल्यूम कम या ज्यादा होने से। ठीक है। पर ये बेसिक सी बातें थी, बट कई बार पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस में, तो इसलिए कंफ्यूजन हो तो इस पे मैंने सोचा बता दूं। ये बेसिकली कंसंट्रेशन के लिए साइन यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स तुम्हें पता ही है, तो वो चीज है। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर पे फर्क आ सकता है और कंसंट्रेशन पे फर्क आएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी? No, sir. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, मैं एक बार अटेंडेंस भेज दूं तुम्हारी। ठीक है, जस्ट एक सेकंड देना मेरे को। Yes, sir. चलो, कोई डाउट नहीं है तो बढ़े आगे। Yes, sir. लिख लिया यहाँ तक? सबने लिख लिया यहाँ तक? चलो, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओ सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर पता नहीं क्यों बार बार निकल रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट। ठीक है। तो सपोजिंगली हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी। ठीक है। प्लस यहाँ पे है साथ में हीट। ये क्या है, किसके लिए साइन यूज होता है? हीट। फिर इक्विलिब्रियम का साइन प्लस सी प्लस डी। अगर रिएक्टेंट की तरफ हीट है तो दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन होगी? अगर रिएक्टेंट वाली Endothermic. साइड हीट है तो ये कौन सी रिएक्शन? Endothermic. वेरी गुड, ये एंडोथर्मिक Endo. रिएक्शन। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो Yes, sir. रिएक्टेंट हीट को यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक एक तरीके की क्या है? रिएक्टेंट ही है। हीट भी एक तरीके का रिएक्टेंट ही है, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को। ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन Yes, है। sir. ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू ली चटले प्रिंसिपल, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए
टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की टेम्परेचर वो कैसे, आप देखो, मान लो अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, जब तुम Yes, टेम्परेचर sir. बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या करेगी, उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगी। Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन क्या करेगी, उस टेम्परेचर को कम, वो उस टेम्परेचर को कम कैसे करेगी, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करे, क्योंकि रिएक्शन अगर जितनी ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगी उतनी वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती जाएगी, जितनी ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करती जाएगी तो टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। Yes, तो sir. इस ये भी उसी तरीके से है, ये भी इसी, तो तुम एक तरीके से क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ये चीज बढ़ा रहे हो ना, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो एक तरीके से, तो अगर रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो फॉरवर्ड ही मूव करती है ना, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम्हारी रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। तो इसमें भी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी लॉजिक है। सर लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट लिखेंगे जल्दी खत्म नहीं हो जाएंगे? रिएक्टेंट जल्दी खत्म नहीं हो जाएंगे, तो होने दो, उसमें क्या है, यस सर। उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर हो जाएंगे तो, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन, which proceed with the which proceed with the absorption of heat, और वो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन तुम्हारी कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन, यहाँ पे लिख लो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई। यस सर। और टेम्परेचर कम करेंगे अगर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस सर। ओके, इसी का ये अब उल्टा केस ले लेते हैं, ये मान लो फर्स्ट केस है हमारे पास, सेकंड केस में हमने क्या किया, ए प्लस बी सी प्लस डी, अब हीट यहाँ पे आ गई मान लो, अब ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। तो Yes. ऑब्वियसली अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या करेगी, उस हीट को कम करने की कोशिश करेगी, वो कैसे कर सकती है, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करे, Backward. ठीक है, अगर ये बैकवर्ड मूव करे, Yes, सिंपल है। sir. तो यहाँ पे सिंपल सीधा लिख देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और टेम्परेचर कम करने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड। बट इसमें भी एक चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, क्या होता है ना, रिएक्शन को करवाने के लिए, ये चीज तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, रिएक्शन को करवाने के लिए एक हमें मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, कि उस मिनिमम टेम्परेचर के नीचे तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो ऐसा Yes, नहीं sir. है कि अब तुम मान लो कि एक्सोथर्मिक की रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम टेम्परेचर कम करते जाओ हम मान लो तुम -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाओ और रिएक्शन स्पीड बहुत ही बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। Yes. एक Yes, लिमिट sir. तक ऐसा होगा, क्योंकि उस लिमिट के अगर नीचे आएंगे तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। Yes, तो हमें sir. एक एक मिनिमम टेम्परेचर की भी जरूरत होती है, एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। वहां तक एनर्जी हमें चाहिए ही चाहिए रिएक्शन को करवाने के लिए, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। Yes, sir. तो हाँ, तो उस चीज का ध्यान, गॉट इट, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसमें थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको थोड़ा सा सब लोग फोकस बढ़ा के अच्छे से सुनना, ठीक है। एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल क्या होता है वो तो पता ही है तुम्हें, विच Not डू clear. नॉट रिएक्ट विद Yeah. विच डू नॉट रिएक्ट विद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ना ही रिएक्टेंट से रिएक्ट करें ना ही प्रोडक्ट के साथ, Products. Sir. ठीक है, रिएक्ट नहीं करेंगे। Yes. Sir. हाँ ठीक है, तो अब इसमें क्या सीन है जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है पीसी, ओहो एक जस्ट अ सेकंड, PCl5 giving rise to PCl3 प्लस ये रिएक्शन है। अगर हम पहले सुन लेना, पहले फैक्ट सुन लेना, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले जस्ट सुन लेना एक Yes. बार। Sir. कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनर्ट मटेरियल डालने से कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं है इनर्ट मटेरियल डालने से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। Yes. Sir. अच्छा, दूसरी चीज बताने से पहले मेरे को यहाँ से ऊपर थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, ये लिख लिया ऊपर वाला थोड़ा Yes. Sir. यहाँ तक, Yes, sir. नहीं लिखा हो तो मना कर देना। इवन माइक ऑफ रखना, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है। ओके ठीक है, तो देखो ये तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे पहले सुन लो, पहले सुन फैक्ट सुन लेंगे फिर समझेंगे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन, just a second, equilibrium shift to that direction which has more number of modes, which has more number of modes, ठीक है। तो इस केस में वो कहां शिफ्ट होगी, इन केस ऑफ दिस एग्जांपल वो कहां पे शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं बोल, यहाँ पे लिख लो एग्जांपल नंबर 4, फॉरवर्ड शिफ्ट इन एग्जांपल नंबर। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मान लो प्रेशर कांस्टेंट के केस में देखते हैं, मेरे पास यही इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इस तरह से, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इस पिस्टन को फिक्स कर देते हैं ना, ये फिक्स्ड है, अब ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकता क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो नहीं सॉरी, पिस्टन मूवेबल है, सॉरी पिस्टन मूवेबल है, इस पिस्टन को मूवेबल ही मानो फिलहाल, मूवेबल पिस्टन है। देखो अब क्या होगा, जैसे ही तुम यहाँ पे इनर्ट गैस डालोगे अंदर, इनर्ट गैस अंदर डालोगे, तो इनर्ट गैस डालने से क्या होगा, यहाँ पे अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा ना। जब तुम बाहर से कोई गैस डाल रहे हो, कोई इनर्ट मटेरियल डाल रहे हो, मान लो कोई इनर्ट गैस डाल रहा हूँ, जैसे मैं हीलियम गैस डाल रहा हूँ, तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा इनर्ट गैस डालने से। अगर ये प्रेशर यहाँ पे अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अब समझो, बट प्रेशर को तो हमें रखना है कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर का केस है, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर का केस है। तो प्रेशर को तो हमें रखना है कांस्टेंट। अब यहाँ पे ना ये जो पिस्टन है ना, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो ऊपर से कोई पी एक्सटर्नल लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और नीचे से ये गैस का प्रेशर लग रहा है, नीचे से ये गैस का प्रेशर लग रहा है। बट जैसे तुमने यहाँ पे इनर्ट गैस डाली तो ये प्रेशर इंक्रीज हो गया अंदर वाला, ये अंदर वाला प्रेशर इंक्रीज हो गया। Yes, sir. जैसे ये अंदर वाला प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये पिस्टन को ऊपर भेजेगा, ये पिस्टन को ऊपर भेजेगा। कब तक ऊपर Yes. भेजेगा, ये पिस्टन को कब तक ऊपर भेजे,
जब तक फिर से ये पी एक्सटर्नल जो है वो किसके इक्वल ना हो जाए, पी गैस के। मतलब इनिशियली क्या है, ये पी गैस पी एक्सटर्नल के इक्वल है, Yes, sir. जो बाहर वाला प्रेशर है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, या फिर अगर हमने कोई वेट यहाँ पे डाल रखे हैं उसका भी प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो वो चलो पता है कि पी एक्सटर्नल है ये ऊपर, इनिशियली ये इक्वल है। पर जैसे ही तुमने इनर्ट गैस डाली अंदर, ये अंदर का प्रेशर बढ़ गया। अगर ये प्रेशर बढ़ गया तो ये पिस्टन को ऊपर ले जाएगा, कब तक ऊपर लेके जाएगा, जब तक ये फिर से इक्वल ना हो जाए पी गैस पी एक्सटर्नल। समझ गई बात? क्योंकि जब भी प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है ना, जब भी प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है, ये पिस्टन जो होता है वो मूवेबल होता है, तभी प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा। ये पिस्टन फिक्स नहीं होगा, है ना। मूवेबल पिस्टन होगा तभी तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि मूवेबल पिस्टन होगा तो प्रेशर अंदर इंक्रीज होगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा और प्रेशर फिर से बैलेंस हो जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रहा ना। समझ में आई बात? तो Yes. Yes, अब sir. देखो, जब तुमने इनर्ट गैस डाल ली एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसकी वजह से हुआ क्या, कोई बताएगा? कुछ चेंज हुआ है? कुछ चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ है? तो वॉल्यूम। वॉल्यूम, वेरी गुड। वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया ना, क्योंकि तुमने जैसे ही इनर्ट गैस डाली अंदर, तो इसने प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन ऊपर मूव किया। पिस्टन जब ऊपर मूव किया, Yes, sir. ये पिस्टन जब यहाँ तक, मान लो ये यहाँ तक मूव कर गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। Volume increase हो गया. इसकी वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, वही इफेक्ट यहाँ पे हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन कहाँ पे मूव करती है, बताओ? Forward. मतलब वहां पे number of मूव करती है जहाँ पे, वहां पे मूव करती है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज होने पे, इक्विलिब्रियम वहां पे मूव करता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। समझ में आई बात? बोलो, समझ Yes, में आया sir. आइडिया? अब ये तो था समझाने के लिए, ये तो था समझने के लिए, अब समझ तो लिया, बट अब तुम्हें रट्टा क्या लगाना है, रट्टा ये लगाना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस डालने पे रिएक्शन कहाँ मूव करती है, विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल सा इस चीज को रट्टा लगा लेना, मतलब उस डायरेक्शन में मूव करेगी विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। इस चीज को अच्छे से रट्टा लगा लो। समझ तो आ गया हमें, ठीक है। बट जब हमें पेपर में आएगा तो हम बार बार ऐसे दिमाग थोड़ी लगाएंगे, तो इस चीज को तो रट लेना है कि, या फिर ये रट लो, कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम इनर्ट गैस डालते हैं, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होने पे इफेक्ट होता है वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। जहाँ इस चीज को सोच लो, भूलोगे तो कभी नहीं, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट याद है कि इनर्ट गैस अगर हम डालेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर तो तभी रहता है जब पिस्टन मूवेबल होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक। यस सर। दूसरी चीज अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालूंगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम्हारा पिस्टन फिक्स्ड है। पिस्टन क्या है, फिक्स्ड है। Yes, sir. तो जब पिस्टन फिक्स्ड है तो वॉल्यूम पे तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। तो अगर वॉल्यूम पे कोई फर्क ही नहीं आएगा तो इसका इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्विलिब्रियम, Yes, sir. ठीक है। बट कांस्टेंट प्रेशर पे वो ऑब्वियसली मूवेबल पिस्टन है, वो पिस्टन मूव कर जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ा देगा, जिस वजह से इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, समझ में आई बात? सर अगर फिक्स्ड वॉल्यूम है तो फिर सर इनर्ट गैस डालने पे प्रेशर भी तो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, वो सही बात है, मुझे पता है तुम इस तरह से जरूर सोचोगे। ये एक थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, इनर्ट गैस वाले में ना, इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि सीन क्या है ना, अगर तुम पिस्टन फिक्स्ड है तो डाल भी रहे हो इनर्ट गैस, तो इससे ना मतलब इसके इक्विलिब्रियम पे फर्क इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर जो होता है ना, इसके पार्शियल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं आने वाला। मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर है PCl3 गैस का, या फिर पार्शियल प्रेशर है Cl2 गैस का, या फिर पार्शियल प्रेशर है Cl5 गैस का, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों फर्क नहीं आएगा? क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो तो अल्टीमेटली ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वो तो उतने का उतना ही है ना, वो तो उतने यस का उतना सर। है ना। तो पार्शियल प्रेशर की जब हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे ना, तो पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन यही होती है, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का वो प्रेशर होता है जब हम एज्यूम करते हैं कि उस कंटेनर में और कोई गैस नहीं, सिर्फ यही गैस है। Yes, तो sir. यहाँ पे एक चीज एज्यूम्ड है, दिस थिंग इज एज्यूम्ड कि यहाँ पे कोई और चीज है ही नहीं,
ठीक है, बट एक्चुअल में ऑब्वियसली वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है इनर्ट गैस, ये बात सही है, इट इज अ फैक्ट। तो एक्चुअल में रियलिटी में कुछ ना कुछ फर्क आ सकता है, रियलिटी में कुछ ना कुछ फर्क आ सकता है, बट अगर तुम पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो तो कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो हम थ्योरी के हिसाब से चलेंगे, रियलिटी में अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है फर्क तो उसको इग्नोर करेंगे। थ्योरी के हिसाब से यही है कि ओवरऑल कंटेनर का वॉल्यूम ही कंसीडर किया जाता है पार्शियल प्रेशर के लिए, जिसमें कोई फर्क आएगा नहीं, तो जिस वजह से तुम्हारा कोई फर्क नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको रट लेना, अच्छे से समझ आए ना आए वो अलग बात है। ठीक है, इसको रट लो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं आएगा और कांस्टेंट प्रेशर पे वहां पे जाता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं इंक्रीज है। बहुत कंफ्यूजन रहती है इसके बच्चों को, तो फिर आंसर जरूर याद रखना कि ये है, बाकी समझ तो तुम्हें जितना मैं समझा सकता था समझाया। क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, वेरी गुड। इसको लिख लो अपनी लैंग्वेज में, मैंने जितना बहुत लिखा है, डायग्राम बनाना है बना लो, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में जैसे लिख सकते हो लिख। 11th का पोर्शन जो भी हम करेंगे ना उसमें मैं थ्योरी ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि थ्योरी का करोगे तो क्यों, अब तुम्हें 11th के एग्जाम थोड़ी देने हैं, 12th के देने Yes, हैं। sir. तो 12th का थोड़ा मतलब 12th और 11th भी हमारा पेंडिंग है, उसको तुम ऐसे पढ़ोगे कि तुम्हें रटना कुछ नहीं है, मतलब तुम्हें बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं पढ़ना 11th की, बोर्ड्स के लिए डेफिनेशन रटते हैं जैसे, पर 12th को वैसे पढ़ना है क्योंकि 12th के बोर्ड्स तुम्हें देने हैं। ठीक है, यस तो सर। 12th को थोड़ा वैसे भी तुम्हें लेके चलना पड़ेगा कि एनसीईआरटी से भी थोड़ा बहुत रीड किया, जैसे मैंने सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ लिया, तो एक बार कभी संडे वाले दिन उसको एनसीईआरटी से रीड कर देना एक बार चैप्टर को। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स के भी एग्जाम देने हैं ना, थोड़ा बहुत तुम्हें साइंटिफिक डेफिनेशंस और थ्योरी में लिखना क्या होता है वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, पर 11th में तो जस्ट हमें ऊपर ऊपर से बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जितना चाहिए होता है। Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है N2 गैस 3H2 गैस प्लस 2NH3, ओहो इसमें इक्विलिब्रियम का साइन तो डाला है नहीं, साथ में मेरे पास 22.4 किलो कैलोरी पर मोल ये क्या है, हीट है। ठीक है, तुम्हें मेरे को बताना है कि क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करूं, तुमने पढ़ी है प्रेशर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, जितने भी हमने इफेक्ट्स पढ़े हैं, तुम्हें ये कंक्लूड करना है इसमें कि मैं क्या क्या चीजें करूं कि मेरे को प्रोडक्ट की मैक्स टू मैक्स यील्ड मिल सके, मतलब रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड मूव करे। ठीक है, तो एक बार करो, सब कंडीशंस लिखो कॉपी में और फिर मेरे को बताओ। ये मिटा दो नीचे वाला। Yes, sir. करो, मैं एक सेकंड आया, जस्ट करो ये क्वेश्चन।
हाँ भी हो गया। यस सर। बताओ क्या क्या करें। बोलो क्या क्या फैक्टर्स करने चाहिए मेरे को। सर प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, टेम्परेचर कम कम। करेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। और कुछ एनीबॉडी, इनर्ट गैस। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ रहा हूँ, इनर्ट गैस डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। नो सर, नहीं नहीं डालनी डालनी चाहिए। चाहिए, ओके। नहीं डालनी चाहिए। एक और चीज है, एक और चीज है, अगर मैं कॉन्स्टेंटली NH3 को रिमूव कर, मान लो फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन चल रही है, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से किसी तरीके से कॉन्स्टेंटली NH3 रिमूव करता जाऊं, NH3 रिमूव करता जाऊं, तो तब भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी ना, क्योंकि यस जितना ये सर। प्रोडक्ट कम होगा यहाँ पे, और उतनी रिएक्शन इस प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है। तो रेदर देन, क्योंकि देखो ये मेरे को, अगर मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डालूंगा तो उसमें मेरा खर्चा है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस डालने में मेरा खर्चा है, पर NH3 निकालने में मेरा खर्चा क्या है। तो मैं रेदर देन N2 और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से अच्छा क्या है, मैं कॉन्स्टेंटली NH3 को रिमूव करता जाऊंगा और रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है, नेगेटिव, 4 - 2 - 2 आएगा, डेल्टा एनजी क्या है, नेगेटिव है। और रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, यहाँ से पता चल रहा है। सो कंडीशन क्या रखेंगे, लो प्रेशर रखेंगे, नहीं सॉरी हाई प्रेशर, हाई। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है। और लो वॉल्यूम। NH3, हाँ वो ठीक है, इसी के साथ ही हाई प्रेशर के साथ ही वो वॉल्यूम वाला आ जाएगा, लो वॉल्यूम, ठीक है। रिमूव कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऐसे लिखेंगे, रिमूव NH3, रिमूव NH3 रेगुलरली, रेगुलरली NH3 को रिमूव करते जाएं, एंड फाइनल नो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, नो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है भाई, समझ गए। यस सर। Yes, sir. ओके, बस यहाँ पे तुम्हारा ली चैटलियर प्रिंसिपल का दी एंड होता है। किसी को डाउट इस टॉपिक में? No, sir. ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एक टॉपिक है जो थोड़ा सा मिस हो गया था मेरे से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रिलेटेड टॉपिक था। टॉपिक इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके रिलेटेड। ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। इस टॉपिक में भी बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बहुत ज्यादा, बहुत कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है बच्चों को। है बहुत सिंपल टॉपिक, बट कंफ्यूजन रहती है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो मान लो एक कंटेनर है, उसमें मैंने क्या किया, N2O4 गैस डाल दी। मैंने क्या किया, इस कंटेनर में कौन सी गैस डाल दी, N2O4 गैस डाल दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 मोल N2O4 गैस डाली इस कंटेनर में, 1 मोल। तो इस 1 मोल N2O4 गैस का मोलर मास कितना आना चाहिए, बताओ जल्दी, मोलर मास कितना आना चाहिए? 92. 92 होना चाहिए।
ठीक है, 92 इसका मोलर मास आना चाहिए, ठीक है। बट हुआ क्या, जब मैंने चेक किया एक्सपेरिमेंटली, इसका मोलर मास चेक किया एक्सपेरिमेंटली, जब मैंने इसका मोलर मास चेक किया तो वो 92 नहीं आया, कुछ हो रहा है। वो 92 नहीं आया, वो कुछ हो रहा है। वो जितना भी आया दैट इज आर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मतलब ऑब्जर्व्ड को हम एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो दिस इज आर एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। मतलब अब ये हुआ क्यों, वो मैं रीजन बताता हूँ अभी, बट अभी जस्ट कंसेप्ट समझो हुआ क्यों, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट कंसेप्ट समझो कि मैंने N2O4 गैस का 1 मोल डाला रिएक्शन मिक्सचर में, 92 ग्राम मोलर मास आना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली जब मैंने चेक किया विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसका मोलर मास कुछ हो रहा है। तो जो भी आया वो है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। वो क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब ऐसा हुआ क्यों, वो समझते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने तो इस रिएक्शन मिक्सचर में N2O4 गैस डाली थी, बट N2O4 गैस जो है वो भाई NO2 गैस में जाके डिसोसिएट हो गई। इसने रिएक्शन कर दी, वो NO2 गैस जाके डिसोसिएट हो गई। तो एक्चुअली में इस रिएक्शन मिक्सचर में N2O4 गैस नहीं है, इस रिएक्शन मिक्सचर में NO2 गैस भी है, N2O4 भी है और NO2 गैस भी है, क्योंकि ये जाके उसमें ब्रेक डाउन होगी थोड़ा सा और इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से होगी, दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। बट हम तो ये सोच रहे थे कि इसमें सिर्फ N2O4 गैस है, बट इसमें साथ में NO2 गैस भी आ गई। तो एक्चुअल में जो हम मोलर मास चेक कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हम N2O4 का चेक कर रहे हैं। एक्चुअल में जो हम मोलर मास चेक कर रहे हैं वो हम एवरेज मोलर मास ले रहे हैं इन दोनों का। वो हम क्या ले रहे हैं, एवरेज मोलर मास ले रहे हैं इन दोनों का। कहानी समझ में आ रही है, हो क्या रहा है, कहानी समझ में आई। Yes, sir. तो दिस दिस ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज नथिंग बट एवरेज मोलर मास। ये एक तरीके का एवरेज मोलर मास है इन दोनों का। और एवरेज मोलर मास निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर तुम्हें याद ही होगा, एवरेज मोलर मास निकालते थे, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस, याद है ना ये वाला फॉर्मूला। तो Yes, ये sir. ऑब्जर्व्ड मोलर मास कुछ नहीं है, एवरेज मोलर मास है, ठीक है। ये एवरेज मोलर मास है, क्योंकि हमें लगा था कि हमने तो सिर्फ N2O4 गैस डाली है और वो जाके वहां पे ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो अब मान लो कि एक एग्जांपल ऐड करते हैं, मान लो कोई ए गैस है, वो यहाँ पे NB गैस में चली गई, N मोल्स ऑफ बी गैस में, जैसे ये N2O4 2NO2 में चलेगी, तो हमने यहाँ पे N लेट कर लिया। इनिशियल यहाँ पे मोल्स ले लो, इसका 1 मान लो, इसके 0 होंगे इनिशियल मोल्स। और एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, एक में से कितना जाएगा, अल्फा जाएगा, और यहाँ कितना बनेगा, एन अल्फा एन अल्फा, अल्फा एन अल्फा, ठीक है। अब अगर मैं मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालना चाहता हूँ, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास किसके इक्वल आना चाहिए, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ गैस। टोटल मास ऑफ मिक्सचर मैं ये बोल सकता हूँ कि वो होगा मोलर मास रियल के इक्वल। मोलर मास रियल के इक्वल कैसे, देखो इनिशियली तो मैंने 1 मोल डाला इस गैस में, तो जो 1 मोल मैंने डाला इसका मास क्या होगा, मोलर मास के इक्वल ही तो होगा। जैसे मैंने Yes, sir. इनिशियली इस यहाँ पे N2O4 का 1 मोल डाला, तो मोलर मास कितना आया था, 92 ग्राम। तो ये जो इनिशियली मैंने डाला ना, ये एक तरीके से रियल मोलर मास है, ये रियल मोलर मास है जो मैंने डाला था। मैंने N2O4 का 1 मोल डाला, मतलब मैंने 92 ग्राम N2O4 डाली, इनिशियली 1 मोल डाला, वो रियल मास। तो मास मैंने स्टार्टिंग में, सोचो मैंने स्टार्टिंग में इसमें 92 ग्राम मास डाला, तो क्या मास तो 92 ही रहेगा ना, मास का इधर भी मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे, अगर लॉ ऑफ सर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे, तो क्या मास थोड़ी चेंज होगा, मास तो अभी भी पूरे रिएक्शन मिक्सचर का 92 ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ डिसोसिएट हो गया है, वो कितना भी हो वो बाद में देखेंगे, बट टोटल मिक्सचर का मास तो 92 ही रहने वाला है ना। तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर की जगह पे मैं मोलर मास रियल रख सकता हूँ ना ऊपर, नीचे टोटल मोल्स ऑफ गैसेस में मैं ऐसा रख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। टोटल मोल्स ऑफ गैसेस तो यही एट इक्विलिब्रियम। बोलो समझ में आ रही चीज। Yes, sir. तो मोलर मास ऑब्जर्व्ड अगर मैं देखूं वो क्या आ रहा है,
मोलर मास रियल डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा एन माइनस। समझ रही बात? यस। यस सर। और ये जो n है, ये n बेसिकली क्या है कि इस साइड प्रोडक्ट साइड जितने भी मोल्स होंगे, प्रोडक्ट साइड जितने भी मोल्स होंगे, जैसे मान लो कि इस टाइप की रिएक्शन है, मान लो जस्ट एज्यूम करो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मान लो 2b गैस 3c गैस, ठीक है, और 1d गैस। इस केस में n की वैल्यू कितनी होगी? 2 प्लस 3 प्लस 6 1 इक्वल्स टू 6 होगी। और ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? अभी एक बार थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता ही देता हूँ। 2b गैस प्लस 3c गैस प्लस d गैस, तो इसमें क्या होगा? मान लो ये 1 मोल है, 1 में से अल्फा जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 2 अल्फा। ये कितना बनेगा? 3 अल्फा। ये कितना बनेगा? अल्फा। टोटल कर लो सबका, टोटल करोगे तो क्या समझ गए ना, वही चीज बनेगी। तो n की वैल्यू इस केस में, क्योंकि इसको पूरे को ऐड करोगे, ये पूरा कितना आ जाएगा? 6 अल्फा ना, और ये -1 वही, तो अल्फा कॉमन करोगे तो 6 - 1 बनेगा ना, वही चीज बन रही है। n की जगह पे 6 ही आ रहा है ना उनकी जगह पे, Yes, sir. क्योंकि -1 तो ये यहाँ, -1 तो यहाँ से आता है, और ये पूरा 6 यहाँ से आ गया। तो बेसिकली n जो यहाँ पे है वो क्या है? वैसे ऐसी एग्जांपल आती नहीं है, इस तरह की एग्जांपल ज्यादातर इस तरह की होती है, तो फिर भी अगर आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए n का मीनिंग क्या है, जितने भी इस साइड मोल्स है। अगर तुम्हें ये नहीं भी पता है तो तुम्हें कंसेप्ट तो पता है ना, कंसेप्ट तो पता है कि मोलर मास ऑब्जर्व्ड एक्चुअल में है क्या? एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास तुम्हें निकालना आता है, ऊपर मोलर मास रियल आता है, नीचे Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख दो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो ये है कि फॉर्मूला तुम्हें नहीं भी याद तो घबराने वाली चीज नहीं होती, क्योंकि हमें कंसेप्ट याद, कंसेप्ट तो पता है, ठीक है। बच्चे क्या कर लेते हैं? फॉर्मूला रट लेते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता ये है क्या चीज है, ये मोलर मास ऑब्जर्व्ड है क्या एक्चुअल में, रियल मोलर मास है क्या एक्चुअल में, ठीक है। ओके, ये मोलर तो मास इज आई हो नथिंग गया बट द एवरेज मोलर मास। ओके, अच्छा वेपर डेंसिटी जो होती है, क्या हुआ? सर। ये वेंट ऑफ फैक्टर ही तो है, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। क्या यस हुआ? सर, कुछ आई हो बोला? जाएगा सर, डिनोमिनेटर में सर आई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोल दो, आई बोलना है तो बोल दो। Sir, voice break हो रही अच्छा, है. वेपर डेंसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? मोलर मास अपॉन 2 की। यस सर। Sir, voice break हो रही है बहुत ज़्यादा. Excuse me, sir. सर अब तो बिल्कुल भी अभी अभी आ रही है बस। सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही सर अब तक। Sir, नहीं आ रही. अभी हेलो एवरीवन, Yes, sir. नहीं आ आ रही रही? लेकिन सर ब्रेक हो रही थी. सर अब आई थी.
Yes, sir. अब ठीक है ना? Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उतना लिख लिया था जितना लिखाया था मैंने? Yes, sir. समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट उसका? Yes, sir. एक सेकंड रुकना जस्ट। ठीक है भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो वेपर डेंसिटी है वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन टू। तो मोलर मास क्या आ जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हम अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मोलर मास ऑब्जर्व टू मोलर मास रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। मोलर मास ऑब्जर्व की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। Yes, sir. और ऐसे यहाँ पे लिख सकता 2 इंटू वेपर डेंसिटी रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब सेम ही फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी और उसका सेम ही फॉर्मूला है, बस मोलर मास की जगह क्या रख दो, वेपर डेंसिटी रख दो, डिक्टो चीज वही है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो नहीं डाउट है तो मैं क्वेश्चन करोगे एक। यस सर। तो एक क्वेश्चन लिखो, N2O4 गैस इक्विलिब्रियम में है 2NO2 गैस के, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम of N2O4 is 80 gram. Calculate alpha. Calculate alpha. करो इस क्वेश्चन को जल्दी, जैसे हो जाए हैंड रेस करके आंसर बताना। ठीक है, करो फर्स्ट। हाँ भाई वैभव, क्या आंसर आया? तो 3/20। हाँ सही है, वेरी गुड, सही है। बाकी लोग ये वाला आंसर आया? सिंपल है ना भाई, इनिशियल मोल्स मैंने बोला ना, नहीं Yes, गिवन तो sir. 1 लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, Yes, 1 sir. लेट करो। इनिशियल मोल 1 0, फिर इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम। देखो फॉर्मूला, मैं देखो बिना फॉर्मूले के तुम्हें बता रहा हूँ, वैसे तो ये सीधा फॉर्मूले से हो जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू तुम्हें पता है, बट Yes, sir. फॉर्मूला कई बार नहीं याद रहता और याद रहेगा भी नहीं, तो तुम बेसिक से चलो, ये 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा 2 अल्फा। ठीक है, सिंपल। अब जो फॉर्मूला है एम ऑब्जर्व का वो क्या होता है, 80 एम ऑब्जर्व्ड है। यहाँ पे Yes, आए sir. क्या आएगा, एम रियल 92 ग्राम आएगा, क्योंकि एक Yes, मोल sir. है 92 ग्राम है। अपॉन क्या आ जाएगा, इन दोनों इन टोटल मोल्स को ऐड करें तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अल्फा। minus alpha. 1 plus alpha. 1 प्लस अल्फा, यहाँ Yes, से sir. अल्फा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ Sir, जाएगी 3/20. 3.2। परसेंटेज में बोलेंगे तो इंटू 100 कर देना, और क्या। Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir.
कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव observed vapor density of PCl5 at equilibrium is 62. If vapor density of PCl5 initially is 104, calculate percentage dissociation. Calculate percentage dissociation. करो क्वेश्चन, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके बताना। नहीं हुआ अभी तक? करो। Around 64%. क्या हो गया सबको इतना? हाँ, अप्रोक्सीमेटली हाँ 67% तक आएगा आई थिंक। Yes, सर sir. मैंने वो PCl डिवाइड 5 है। राउंड ऑफ फिगर में किया था। ठीक है, तो PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। स्टार्ट ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इतनी है, चलो वो तो अलग बात है। इसका स्टार्टिंग में 1 मोल ले लो इनिशियली सॉरी, इसका 0 इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओगे तो 62 इक्वल्स टू 104 डिवाइड बाय, एक सेकेंड, इस यहाँ पे वेपर डेंसिटी PCl5 की इनिशियली 104 दे रखी है, ठीक है। हाँ, तो 1 प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला लगाओ बस खत्म। यहाँ से कितना आ जाएगा? ठीक है, आंसर मतलब निकाल लेना जो भी है। अल्फा की वैल्यू आई थिंक आएगी 21/31, और फिर इसको Yes, इंटू sir. 100 कर लोगे तो 67 कुछ परसेंट आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना भाई? ओके, क्लियर है? फिर आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता। ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, ये चीज हमें पता ही है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। कैटलिस्ट पता नहीं क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कैटलिस्ट sir. पता है सबको? कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की
स्पीड को Speed इंक्रीज बढ़ा कर देता है, रेट ऑफ Yes, रिएक्शन को sir. इंक्रीज, स्पीड बढ़ा देता है रिएक्शन की, ठीक है। तो रिएक्शन अगर हम कैटलिस्ट डाल दे रिएक्शन पे तो उस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट डालने से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। अगर इक्विलिब्रियम पहले मान लो आधे घंटे में अचीव हो रहा है तो ये कैटलिस्ट डालने से 15 मिनट में अचीव हो जाएगा, बट कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं आता, Yes, ठीक है। sir. एंड सी प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। तो इन किसी में भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, इतना हमें पता है। बट ये कुछ और चीजों पे भी डिपेंड करती है, उनको हमें पढ़ना है। देखो सेकंड पॉइंट इसमें लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन, it depends upon mode of representation of reaction। इसमें लिखेंगे mode of representation of reaction। ये चीज मैंने पहले भी बताई, मैंने बोला था ना कि इसमें तुम्हें ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन दे रखी होगी, क्योंकि तुम बैलेंसिंग चेंज करोगे तो उससे फर्क आ जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करती है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन किस तरह से लिखी गई है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से इक्विलिब्रियम है a प्लस बी गिविंग राइज टू c, ठीक है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है मान लो k, ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है मान लो k, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं, c गिविंग राइज टू a प्लस बी, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये 1/k हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 1/k हो जाएगी, ठीक है। ये तुम कर भी सकते हो, देख भी सकते हो तुम, अगर इसका इक्विलिब्रियम को, इसका क्या हुआ, तुम बोलना चाहते हो? नहीं, अच्छा। तो अगर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखोगे तो वो क्या आएगी, इसके लिखोगे तो C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन। और अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, A की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C की कॉन्सेंट्रेशन। तो देख सकते हो ना, ये एक दूसरे का रिवर्स ही तो है। तो Yes, अगर sir. इसका इक्विलिब्रियम Yes, कांस्टेंट की वैल्यू sir. k होगी तो इसकी क्या होगी, 1, इसकी क्या होगी 1/k होगी, सिंपल है, ठीक है। तो अगर एक ये चीज होगी, दूसरी मैं सीधी एग्जांपल ले लेके बताता हूँ तुम्हें, इसको मान लो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड अगर इसको नहीं, एग्जांपल जो भी मानना है मान लो, जैसे मर्जी मान लो। मेरे पास इस टाइप की रिएक्शन है N2 प्लस O2 2NO। फॉर एग्जांपल इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2N2 गैस, 2O2 गैस, 4NO गैस, क्या लगता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क आना चाहिए, So double. क्या लगता है, डबल हो जाएगा, मतलब 2k हो जाएगा। सर नहीं पढ़ना कोई चाहिए proof कोई। नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर तुम इसका k लिखोगे तो k कैसे होगा, NO का स्क्वायर, नीचे आएगा N2 का, O2 का। इसका k लिखोगे तो क्या आएगा, NO की पावर 4, नीचे क्या आएगा, N2 का स्क्वायर, O2 का स्क्वायर। तुम्हें दिख नहीं रहा साफ कि इसका स्क्वायर हो गया, ये लग नहीं रहा Yes, देखने sir. से, इसका Yes, स्क्वायर sir. हो गया, ये 4 होगी 4 होगी। तो फर्क तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, इसलिए इसका k स्क्वायर हो जाता है। तो किस तरह से रिएक्शन लिख रहे हैं उस पर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसेप्ट है ना, इट इज ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट, इट इज नॉट अ एक्चुअल कांसेप्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हमारी रिएक्शन पे डिपेंड करता है, हम रिएक्शन कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, बैलेंसिंग किस हिसाब से कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, Yes, ठीक sir. है। तो आगे ना जब 12th क्लास में एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आएगा, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम इसको चीजों को और अच्छे से समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे, हम Sir? इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। हाँ बोलो।
सर हम ये बोल सकते हैं केसी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात होगी। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ब्रैकेट में तुम ये भी लिख सकते हो स्टोइचियोमेट्रिक, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऑब्वियसली वही चीज होगी ना। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो अगर अब ध्यान से सुनते जाना क्या क्या हो रहा है, जब मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो ये क्या हो जाता है 1/k, मतलब ये Yes, भी sir. रिएक्शन को उल्टा लिखने से ये 1/, हो जाता है। ठीक है, 1/k हो जाता है। रिएक्शन को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ वो उसके पावर में चला जाता है। रिएक्शन को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ वो उसकी पावर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लिखता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन 2SO3 गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K है। मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होगा? अंडर रूट की क्या? अंडर रूट में आ जाएगी पावर। अंडर रूट की √k, वेरी गुड। k की पावर 1/2 बोल दो या √k बोल दो, क्योंकि जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने क्या बोला था, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था। Yes, यहाँ पे sir. मैंने पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया है। Absolutely. पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ जिससे मल्टीप्लाई करूंगा वही पावर में चला जाएगा। तो ये क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओह, ओके, वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। यार ठीक है, ये लिख लो इसको यहाँ तक, जल्दी से यहाँ तक लिख लो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट अगर देखूं, इसमें फोर्थ केस देख लेते हैं। मान लो एक रिएक्शन है A गैस B गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। दूसरी रिएक्शन है X, इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट है K2। अच्छा, K1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। K2 को कैसे लिख सकता हूँ, Y की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन X की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ऐड कर दूंगा अगर दोनों रिएक्शन को, तो क्या होगा, A प्लस एक्स इक्विलिब्रियम पे B प्लस वाई। तो अब इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम आना चाहिए, वो क्या लगता है किसके इक्वल आना चाहिए? इस Sir, गैस K1 का plus K2. इस K1 प्लस K2, सर K1 इंटू K2। वेरी गुड। Yes, sir. K1 इंटू K2, K1 इंटू, देख रहे हो ना साफ, दिस इज Yes, K1 sir. एंड दिस इज K2, तो क्या आ गया K1 इंटू K2, सिंपल। ठीक है, Yes, तो sir. दो रिएक्शंस को अगर ऐड करता हूं, तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और Yes, sir. अगर अगर माइनस करूंगा तो क्या होगा? तो डिवाइड हो जाएंगे। वेरी गुड, डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मान लो K1 है, इसका K2 है, तो इन दोनों रिएक्शन को माइनस करता हूं तो क्या हो गया, M माइनस P N माइनस Q। तो दोनों के, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों डिवाइड हो K1 अपॉन K। ओके, समझ गए? Yes, sir. ठीक, यहाँ तक लिखो जल्दी से। Sir, done. अच्छा, इसमें एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज Ag पॉजिटिव NH3 से रिएक्ट करके बना रहा है AgNH3 पॉजिटिव।
इसकी K1 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻⁻। फिर सेकेंड स्टेप में Ag NH3 पॉजिटिव, फिर NH3 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है EgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। इसके लिए जो K2 की वैल्यू है दैट इज 1.7 इंटू 10⁻³ ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, कुछ हमें क्या करना, फाइंड फॉर्मेशन कांस्टेंट EgNH3 पॉजिटिव। फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है ये पता है सबको? What is the meaning of formation constant? सर वॉइस ब्रेक सर हो रही है वॉइस सर। ब्रेक हो रही है। क्या गया, वॉइस ब्रेक हो रही है फिर से। ओ यार ये क्या, सर वॉइस ब्रेक हो अभी रही ब्रेक हो रही है। इंटरनेट को पता नहीं क्या हो गया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे, थोड़ा सा यस सर। हाँ बेआवाज आ रही है अभी? सर सर ब्रेक हो अभी रही है। ब्रेक हो रही है। हेलो आ रही है अभी? यस सर। सर
लीव करते हैं क्या?